बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बेटे आप सब लोग ठीक हैं, सब खैरियत से हैं, सब अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा घर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी ठीक करवा रहे होंगे और ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिर भी जितने पास पेपर के MCQs आप बेटे सॉल्व कर सकते हैं वो करें। टाइम आप बच्चों के पास बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है करने वाला, और टाइम सच में बहुत कम है। मतलब इतनी जल्दी UET का टेस्ट लेना, और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी लिया हो। मैं तो हमेशा कहता था कि टाइम कम है, इस दफ़ा तो और कम कर दिया उन्होंने टाइम। अब तो बहुत जल्दी टेस्ट वो ले रहे। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर 3 का एक लास्ट टॉपिक रह गया था, डैट वाज प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सका चैप्टर 4 आज डिस्कस होगा। चैप्टर 3 है जो लास्ट टॉपिक है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आता है कि 2 डिमेंशनल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डिमेंशनल मोशन। आप कहते हैं कि बॉडी चेंज इट्स पोजीशन along x axis as well as y axis। आप कभी भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, जैसे अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका तो आपको पता है कि ये इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, फिर ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप डिफाइन ऐसे करते हैं कि 2 डिमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कांस्टेंट, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आप कांस्टेंट मोशन ले रहे होते हैं। कभी भी 2D मोशन है, जैसे आप मिसाइल की एग्जांपल ले लें, जब आप किसी चीज़ को थ्रो, जब आपके पास कोई एक बॉडी आप उसको इस तरह से थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, तो वो प्रोजेक्टाइल होगी, क्योंकि वो 2 डिमेंशनल है। बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग मूव कर रही है, उसकी जो मोशन है उसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, वो 2 डिमेंशनल मोशन होती है। इस तरह जैसे अक्सर बच्चे एंग्री बर्ड्स की गेम खेल रहे होते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जांपल है, या वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। मतलब उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कॉन्सेप्ट दिया जाता है या प्रोजेक्टाइल मोशन को ही डिस्कस किया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे मेन चीज़ ये कि जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, जैसे आपने कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल फेंका, सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने फेंका, आप इसकी वेलोसिटी के ये x कंपोनेंट बना लें, ये y कंपोनेंट बना लें, इस तरह से ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं आप प्रोजेक्टाइल को, हमेशा x कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये सबसे मेन चीज़ है। बॉडी की x कंपोनेंट की वेलोसिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आना, x कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यही एक वजह है आप कहते हैं कि VIX इज इक्वल टू VFX, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आना। x कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट रहेगी, उसमें कभी भी किसी भी चेंज ने नहीं आना। यही एक वजह है कि x कंपोनेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती, क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इसी तरह से अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो VFY डज नॉट इक्वल टू VIY, ऐसे लिख लें, डज नॉट इक्वल टू VFY। y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी और y कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि बॉडी सिर्फ पोजीशन y एक्सिस के लॉन्ग चेंज करती है, उसकी हाइट चेंज हो रही होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन x कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी कभी आपस में इक्वल नहीं होती, इनिशियल y कंपोनेंट की वेलोसिटी और फाइनल y कंपोनेंट की वेलोसिटी। यही एक वजह है कि इसका y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन y कंपोनेंट का जो है वो +g के इक्वल आएगा। अगर बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो -g के इक्वल होगा। तो ये बड़ी मेन चीज़ें हैं कि x कंपोनेंट की वेलोसिटी इज इक्वल, y कंपोनेंट की वेलोसिटी इज इक्वल नहीं है। x कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0, y कंपोनेंट का एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं हो सकता, या वो +g होगा या वो -g होगा, इन दोनों में से एक वैल्यू होगी, वो 0 एक्सेलरेशन नहीं हो सकता कभी भी। उसके बाद अगर हम एक सिंपल सी कुछ बातों से इसको स्टार्ट करें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x कंपोनेंट कह लें, यहाँ पे आप y कंपोनेंट कह लें। कभी भी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में, बेटे बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। एक्स एक्सिस का जब भी आपने डिस्टेंस निकालना है एक्स कंपोनेंट का प्रोजेक्टाइल मोशन में,
तो x कंपोनेंट के डिस्टेंस का फार्मूला होगा v इंटू टी। ये x कंपोनेंट के डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला है। y कंपोनेंट का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आपने x कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालनी है, x कंपोनेंट की वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स। ये दोनों इक्वल होती हैं वी आई कॉस थीटा के, क्योंकि आप x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसमें कॉस थीटा आता है। अगर आपने y कंपोनेंट की कभी आपने अगर वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, उसका फार्मूला होगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये फार्मूलाज आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप के ऊपर होने चाहिए सारे फार्मूलाज। इस तरह अगर आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है तो वो आपके पास इस तरह से आएगा वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का फार्मूला। इस तरह अगर आप टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला होगा वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। मीन्स के डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये एक बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे मैंने इस टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट किया कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अब नेक्स्ट देखें, ये सारी चीज़ें वो हैं जो बेस हैं। हमेशा एक्स कंपोनेंट में कभी चेंज नहीं आना, हमेशा चेंज वाई कंपोनेंट में आना है। अब मैं एक जनरल एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सपोज कर लें मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अभी आते हैं हम हाइट की तरफ भी। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फेंका जाए। आप प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फेंकें कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचे, मेरी बात ध्यान से सुने, आप प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फेंकें कि प्रोजेक्टाइल जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाए। दोबारा सुन लें एमसीक्यू। हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला गया। ये कीवर्ड है मैक्सिमम हाइट। मैं उसको किस एंगल से फेंकूं, किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाए तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाए। अब इस तरह जो आपके पास ऑप्शन है वो इस तरह से, अल्फा ऑप्शन है 30 डिग्री, बीटा ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री, चार्ली ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 180 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा खुद सोचें। देखो, जब मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका और प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, जब भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है इसका मतलब ये है कि इसका वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो गई। देखो, जब एक वन डिमेंशन होता है, आप एक बॉडी को फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद बॉडी रुक जाती है, उसकी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन ये टू डिमेंशनल है, जब आप उसको ऐसे फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसके वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब एक ही वेलोसिटी रह गई, और वो कौन सी रह गई? एक्स कंपोनेंट की। ये मेन पॉइंट है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई बॉडी तो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो एक्स कंपोनेंट की रह गई। एक्स कंपोनेंट के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। वी आई एक्स कह लें या वी एफ एक्स कह लें। अब देखो, थीटा की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री पे क्या होगा? वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस 60। कॉस 60 पे वैल्यू होती है 1/2, ये आ जाएगा वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका मतलब यही हमें कंडीशन चाहिए थी कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पे फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी अपने इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाती है वो बेटे 60 डिग्री पे होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होगी यहाँ पे, तो एंगल कितना होगा बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी? अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप सिंपली ये बताएं कि एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल होगा? जब भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल होगा? आप खुद देखो कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी इसकी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन कहाँ पे है? डाउनवर्ड। वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान आपको पता चल रहा है कि एंगल कितना है? 90 डिग्री।
तो जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में जो एंगल होता है बेटे वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर एंगल। इसी तरह मैं यहां पे कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल को अगेन हमने थ्रो किया और प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, यहां पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये वाला सारा हिस्सा इसकी रेंज होती है, आपको पता ही है। अगर प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इसको किस एंगल से फेंका जाए कि प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। अब ये बच्चे बड़े सरप्राइज होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का तो सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन है ही बड़ा मेन टॉपिक, इसका आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि किस एंगल से फेंका जाए काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री, बीटा ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री, चार्ली ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला ही नहीं पता होता, जाहिर है किसी चीज़ का आपको फार्मूला नहीं पता तो कैसे पॉसिबल है कि आप उसको सॉल्व करें। इसका फार्मूला आपने याद रखना है, हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। जब भी आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फार्मूला होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कहता तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि वो काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है, आपने ये फार्मूला ये याद कर लें, रट लें, ये आपके माइंड में बैठे होने चाहिए फार्मूलाज। काइनेटिक एनर्जी का ये शॉर्टकट फार्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्टकट फार्मूला है। चूंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही, इसका मतलब ये है कि मैं सॉल्व भी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से करूँगा। फार्मूला ये है कि काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेता हूँ 45 डिग्री, अगर मैं 45 डिग्री यूज़ करता हूँ थीटा की वैल्यू, तो 45 पे क्या होगा? ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट कॉस स्क्वायर 45। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट कॉस 45 का मतलब होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो गई। कितने एंगल के ऊपर? 45 डिग्री के ऊपर। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन है वो 45 डिग्री है कि 45 डिग्री के ऊपर काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है। कभी भी आप 45 लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, जब भी आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, जितनी वो हाइट गेन करता है उसको आप उसकी हाइट कहते हैं। ये इसकी हाइट, जितनी भी हाइट कोई प्रोजेक्टाइल गेन करता है दैट इज नॉन एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। इसी तरह एक हम टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्चुअली मतलब क्या है कि जब भी आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये देखिए ये आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। जहां से वो स्टार्ट हुआ उसको आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां तक वो आ गया उसको आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। इसका मतलब जब भी हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो टाइम होता है उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है हमारे पास 2vi साइन थीटा ओवर g। ये टोटल टाइम है, मीन्स के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल टाइम है उसको आप बोल रहे हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर मैं सिर्फ आपको कहूँ इतने हिस्से का टाइम, मतलब यहाँ तक हाफ बताएं, तो यहाँ तक अगर आप हाफ पार्ट का टाइम लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 2vi साइन थीटा ओवर g डिवाइडेड बाई 2। चूँकि मैं आधे हिस्से का टाइम ले रहा हूँ, अगर वो कभी भी आपको कहे कि मैक्सिमम हाइट का टाइम क्या होगा तो टोटल टाइम को ऑफ कर दो।
देखो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टाइम आपके पास आएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये टाइम है मैक्सिमम हाइट का, ये इसको आप कहते हैं मैक्सिमम हाइट का टाइम। अगर मैक्सिमम हाइट का टाइम लोगे तो ये आएगा, अगर टोटल टाइम लोगे तो आपके पास 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी आएगा। ये टोटल टाइम आपके पास 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? देखिए रेंज का मतलब ही होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जितना भी कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है दैट इज रेंज। तो आप इसको यही कहते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। जितना भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करता है वो उसकी रेंज होती है। मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें जो बोर्ड पे डायग्राम बनी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये इसकी रेंज है। रेंज का फार्मूला आपके पास होता है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखें अगर मैं थीटा की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री हो तो इस केस में रेंज का फार्मूला आएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि ये साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 पे क्या होता है 1। इसको आप बोलते हैं मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एमसीक्यू सब्स्टिट्यूट करूँ या आप लोगों से पूछूं कि एक प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल पे फेंकें कि रेंज जो है वो अपनी मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाए, हम किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंकें कि रेंज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। ऑप्शन आपके पास है, अल्फा ऑप्शन है 15 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 30 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 60 डिग्री और डेल्टा ऑप्शन है 90 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, उसको किस एंगल से फेंका जाए कि रेंज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप रेंज का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला आपके पास R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, ये रेंज का फार्मूला। अगर मैं कहता हूँ कि थीटा की वैल्यू आप 15 डिग्री रखें, देन आपके पास क्या वैल्यू होगी, ये आएगा R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 और आगे 15 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपके पास R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 30 डिग्री। साइन 30 पे जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। इसका मतलब वी आई स्क्वायर ओवर जी, ये देखें जरा बोर्ड की तरफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी आई स्क्वायर ओवर जी का मतलब है मैक्सिमम रेंज। तो वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह मैं लिखूंगा ये जो आपके पास वैल्यू है मैक्सिमम रेंज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो रेंज अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी जब आप उसको कितने एंगल पे फेंकेंगे 30 डिग्री के। 30 डिग्री पे रेंज अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ जाए आप शॉर्टकट फार्मूलाज के ऊपर। ये तो हमने प्रोजेक्टाइल को एक दफ़ा डिस्कस कर लिया। शॉर्टकट फार्मूलाज क्यों ज़रूरी हैं, मैं एक एमसीक्यू से समझाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं, हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका है कि रेंज मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका कि उसकी रेंज जो है वो हाइट के 4 टाइम्स, मीन्स के मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स आ गई। अब बताओ कि एंगल थीटा की क्या वैल्यू होगी। इसको आप सिंपली हाइट कह लें अभी। अब खुद मुझे ज़रा बताएं, मैं दोबारा एमसीक्यू रिपीट करता हूँ। आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका इस तरह से है कि उसकी जो रेंज है वो हाइट के 4 टाइम्स है। हाइट के 4 टाइम्स अगर रेंज है तो आप ये बताएं कि एंगल थीटा की क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या नन ऑफ दिस। कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि सर हाइट का फार्मूला यूज़ करें, रेंज का फार्मूला यूज़ करें, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इस केस में फार्मूला आपने कौन से वाला यूज़ करना है। इस तरह के केस में शॉर्टकट कौन सा फार्मूला है रेंज और हाइट का? एक ऐसा फार्मूला है जो कि शॉर्टकट फार्मूला है, जिसको आप चिकू प्रोसेस मेथड कह सकते हैं, चिकू फार्मूला कह सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा है। वो क्या फार्मूला है? वो ये फार्मूला होता है
आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। देखें ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें रेंज भी आ रही है और हाइट भी आ रही है, ये शॉर्टकट फार्मूला। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये फार्मूला कहाँ से आता है। बेटे हाइट के और रेंज के फार्मूलाज को आपस में डिवाइड कर दो, ये फार्मूला आ जाए। कभी भी ऐसा एमसीक्यू आए जिसमें हाइट और रेंज वो दोनों का पूछे तो आपने ये फार्मूला यूज करना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। अब इसमें वैल्यूज लगाओ, सॉल्व कैसे करोगे? वो कह रहा है रेंज हाइट के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। यहाँ पे आ जाएगा 4h इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। जस्ट वैल्यूज आपने लगाई और कुछ भी नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4h से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास आ गई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे ये होगी आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 पे क्या वैल्यू वो शो करता है, ये टेंजेंट इनवर्स 1 पे क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री। आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू है। तो कभी भी अगर वो रिलेशन में पूछे हाइट और रेंज का, आपने जस्ट डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना हो तो ये शॉर्टकट मेथड। इस तरह और भी कुछ शॉर्टकट है, जैसे एक शॉर्टकट ये भी है हाइट में और टाइम में, h इज इक्वल टू GT²/8। ये हाइट का और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो आपके पास एक जनरल रिलेशन है वो ये h इज इक्वल टू GT²/8। इस तरह से थर्ड फार्मूला आपके पास आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 4h मैक्सिमम। टेंजेंट थीटा अगर खत्म करोगे इसका थर्ड शॉर्टकट फार्मूला। तो ये 3 शॉर्टकट फार्मूलाज हैं। पहले मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज बताए, सिंपल वेलोसिटी के फार्मूलाज बताए, उसके बाद मैंने आपको हाइट और रेंज का फार्मूला बताया, फिर मैंने आपको एक हाइट का फार्मूला बताया और अब मैंने आपको रेंज का और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया। तो बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फार्मूलाज हैं जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, 100% पता होने चाहिए। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लें कि अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो सारे फार्मूलाज थे वो मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिए, लिखवा दी। तो ये बेटे हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि हमने एक टॉपिक रहता था जो हमने आज कवर किया। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ तक है। पास पेपर के एमसीक्यूज मैक्सिमम सॉल्व करें। हाँ, एक इसमें एक लास्ट फैक्टर रह गया कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस एंगल्स के ऊपर रेंज इक्वल होती है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक एमसीक्यू में यहाँ पे सिंपल सा लिख रहा हूँ कि फॉर विच पेयर रेंजेस आर इक्वल, कि किस पेयर के लिए रेंजेस इक्वल होंगी। ऑप्शन आपके पास 30-40, बीटा ऑप्शन आपके पास 40-50, चार्ली ऑप्शन आपके पास 55-45, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 40 और 20। अगर कभी ऐसा एमसीक्यू आए कि किस पेयर के लिए रेंजेस इक्वल होंगे तो हमेशा याद रखें आपने दोनों को ऐड करना है और 90 बनना चाहिए। जैसे 40 + 50 कितना होता है, 90। देखो 30 + 40 ये 90 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये 90 नहीं है। 40 + 50 ये कितना बन रहा है, 90। 40 + 20 ये कितना बन रहा है, 60। 55 + 45 तो ज़ाहिर सी बात है ये भी आपके पास 100 बन रहा है, 90 से ज़्यादा बन रहा है। तो आपने सम करके आंसर 90 आना चाहिए। 90 डिग्री के ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन। इसी तरह जैसे बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस एंगल के ऊपर हाइट और रेंज इक्वल होती है, तो हाइट और रेंज इक्वल कितने एंगल पे होती है, 60 डिग्री, 76 डिग्री के ऊपर। ये बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइट और रेंज किस एंगल पे इक्वल होगी, 76 डिग्री पे। ये फार्मूले से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। बेटा इसकी मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके पास पेपर के खास तौर पे जो एमसीक्यूज़ आए हैं उसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। बेटे अब हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 4 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या चैप्टर 4 में क्या क्या एमसीक्यूज़ आते हैं और किस फॉर्मेट पे आते हैं। चैप्टर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है डैट इज़ वर्क डन, कि वर्क क्या होता है। देखें ये आप सब बच्चों को पता है। अगर हम वर्क की बात करते हैं, वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क को आप इस तरह से भी लिखते हैं कि आपके पास FD cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा आता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क का जो हम SI यूनिट लेते हैं वो हमारे पास जूल है। वैसे तो कई तरह के यूनिट हम वर्क के यूज़ करते हैं।
अर्ज भी एक एनर्जी का यूनिट यूज़ होता है। अगर आपसे पूछा जाए अर्ज, तो 1 अर्ज इज इक्वल टू 10⁻⁷ जॉल्स। 1 जॉल इज इक्वल 10⁻⁷ अर्ज, और 1 अर्ज का पूछा जाएगा तो 10⁻⁻⁷ जॉल। इस तरह से 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल, ये भी एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। ये सारे के सारे वॉक के एनर्जी के यूनिट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो कि आपके सामने हैं। तो ये भी वॉक का यूनिट है, ये सारे आपके सामने हैं। वॉक के केसेस में अगर हम एंगल थीटा की बात करते हैं, देखिए वॉक की जो डिपेंडेंस है वो फोर्स पे भी है, डिस्प्लेसमेंट पे भी है और एंगल थीटा पे भी है। इसका मतलब लॉजिकली ये है, अगर एक सिंपल सी आपको बात से समझाऊं, कि वॉक का जो फार्मूला है, फार्मूला में ये बता रहा है कि फार्मूला इसका है एफ डी कॉस थीटा। अगर आप वॉक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोर्स को भी इंक्रीज़ करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी इंक्रीज़ करना होगा, लेकिन थीटा को डिक्रीज़ करना होगा। क्योंकि साइन के केस में जितना थीटा बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है, कॉस के केस में थीटा जितना कम होता है वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो ये वॉक का एक जनरल कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखें, अगर मैं इसमें डिफरेंट थीटा की वैल्यूज रखता हूँ, 0 डिग्री के ऊपर वॉक आपको पता है मैक्सिमम होता है, एफ डी के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है। इसी तरह अगर मैं 90 डिग्री की बात करता हूँ तो 90 डिग्री के ऊपर वॉक मिनिमम होता है, 0 होता है। अब ज़रा आए मेन पॉइंट्स की तरफ। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि मुझे एक एमसीक्यू में बताएं कि किस एंगल के ऊपर वॉक अपनी ही मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, अल्फा ऑप्शन है 30 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री, चार्ली आपके पास 90 डिग्री और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 180 डिग्री। किस एंगल के ऊपर वॉक अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। सॉल्व किस तरह करेंगे, सिंपल सा इसका मेथड है। वॉक का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। देखो जब आप थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, यह आपके पास आएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 60। कॉस 60 पे वैल्यू 1/2 होती है, यह आ जाएगा एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो एफ डी आपके पास के एफ डी को आप बोलते हैं मैक्सिमम वॉक। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया कि वॉक अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो गया। तो वॉक अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कितने एंगल पे हो जाता है, 60 डिग्री के ऊपर। उसके बाद मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मुझे आप ये बताएं कि वॉक डन बाय एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स आर, कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए वॉक की क्या वैल्यू होगी। एक सिंपल एमसीक्यू आपसे पूछा है, मतलब बहुत आसान सा है। ऑप्शन इसके ये हैं, अल्फा ऑप्शन है पॉजिटिव पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन है नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा ऑप्शन है नेगेटिव और नेगेटिव। तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल्स का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल वो होता है जो कि लेस देन 90 होता है। अब जब भी एक्यूट एंगल की बात करते हो ये 90 डिग्री से लेसर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की आप बात करते हैं तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो जब भी आप एक्यूट की बात करेंगे, देखो 90 डिग्री से एंगल कम होता है तो वॉक पॉजिटिव होता है। आप 90 से ऊपर जाते हैं ना, आप 92 डिग्री ले लें, 91 डिग्री ले लें, तो वॉक नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। इवन के 180 पे उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो एक्यूट चूंकि 90 से कम है तो इसका मतलब है कि इस केस में वॉक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। आप वैल्यूज लगा के चेक कर लें। ऑब्ट्यूज के केस में वॉक की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका आंसर चूंकि पहले एक्यूट कह रहा है फिर ऑब्ट्यूज कह रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो कि राइट ऑप्शन बन रहा है बीटा ऑप्शन। इस तरह के भी इसके क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक आपको ना इसका बड़ा क्वालिटी एमसीक्यू करवाता हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। इस तरह के जीके में एमसीक्यूज जो हैं वो आए हैं। जीके यूनिवर्सिटी में आपको पता है हमेशा टेक्निकल एमसीक्यू आते हैं। ये तो बाहर आपको बहुत सिंपल लग रहा है। अब ज़रा मुझे बताएं कि इस एमसीक्यू का क्या आंसर होगा। एमसीक्यू ये आया, उन्होंने वहाँ पे एक रिलेशन दे दिया, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 3
ये एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे टी जो है ये टाइम है, एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कांस्टेंट है, ये आपको वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे टी टाइम है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और 3 जो है वो कांस्टेंट है। उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क आफ्टर 6 सेकेंड। ये क्वेश्चन देखें, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये उसने टाइम की वैल्यू दे दी, ये उसने आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी, कांस्टेंट है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद वर्क कितना होगा। अब बच्चों के माइंड में फोन आता है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं। सब बच्चे यही मुझसे पूछ रहे होंगे सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं दी। क्वेश्चन इतना ही है। ऑप्शन आपके पास यही है, अल्फा ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन की आपके पास वैल्यू है 3 जूल्स, बीटा ऑप्शन आपके पास 6 जूल्स, चार्ली ऑप्शन आपके पास 9 जूल्स और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 0 जूल्स। अब इसको आप बहुत अच्छी तरह खुद सोचें कि इसमें सॉल्व किस तरह होना। चले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है 3 है। वो कहता है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वर्क डन आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद वैल्यू क्या होगी। देखो सॉल्व किस तरह करते हैं। ये क्वेश्चन उसने आपको दी हुई है, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। आफ्टर 6 सेकेंड का मतलब यह है कि पहले टाइम 0 है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं 0 यहां पे वैल्यू रखता हूं, यह आएगा 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 इधर आके जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा। आप स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। ये आंसर नहीं है, मैं भी आपको कॉन्सेप्ट इसका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। कि आफ्टर 6 सेकेंड का मतलब ये है कि पहले वो रेस्ट स्टेट में था। अगर रेस्ट स्टेट में था तो इसका मतलब x की वैल्यू 9। अब चूंकि उसने कहा आफ्टर 6 सेकेंड, तो जब मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू 6 लिखूंगा, देखिएगा जरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा यही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। जब मैं टाइम की जगह 6 लिखूंगा, 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। मैंने 6 अपने पास से नहीं लिखा, उसने दिया हुआ था। लॉजिक चेक करो कि पहले बॉडी रेस्ट में है तो 0, वो हमें बताया ना बताए। आफ्टर 6 सेकेंड का मतलब ही होता है कि पहले बॉडी रेस्ट में थी, और उसके बाद 6 सेकेंड का मतलब यहाँ पे 6 आ गया। अब सॉल्व कैसे करोगे, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 3। स्क्वायर ले लो दोनों तरफ तो x इज इक्वल टू 9। यही कॉन्सेप्ट देखो कि अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, पहले भी उसका डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर। आफ्टर 6 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 मीटर। देखो पहले भी डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर है 6 सेकेंड से पहले, जब वो रेस्ट में था। 6 सेकेंड के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आया। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। तो वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आया, क्योंकि चेंज डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो गया, वो 0 आएगा। तो कॉमन सी बात है कि वर्क भी कितना होगा आपके पास 0 होगा। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है, कि जो वर्क है इस केस में वो 0 होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन देखें कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं या आप इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। उसके बाद एक फॉर्मेट ये भी है कि आपको सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दी जाए और वर्क का पूछा जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फोर्स की वैल्यू दी हो आपको, जैसे सपोज 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास i माइनस k यूनिट वेक्टर सपोज। वो कहता है वर्क निकालो। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना, आपको पता है वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली यहाँ पे आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये आपके पास आएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो f की जगह f की वैल्यू आएगी 2i प्लस 3j माइनस k यूनिट वेक्टर डॉट d की वैल्यू आपके पास i माइनस k यूनिट वेक्टर। देखो i के साथ कुछ नहीं है 1 होगा, k के साथ कुछ नहीं है 1 होगा, 1 इंटू 2, क्योंकि i ने i से मल्टीप्लाई होना है, j ने j से, k ने k से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, इधर भी 1 है, इधर j तो है नहीं, j की वैल्यू 0 है। इस 1 को -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 1, तो इस केस में आंसर आपके पास 3 जूल्स आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, वो कि आपने सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालनी होती है। उसके बाद ये भी एक फॉर्मेट है कि इस तरह से भी
क्वेश्चन आते हैं कि आपको अगर एक डायग्राम दे दी जाए, वो आपको कहता है ये आपके पास 4 ब्रिक्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये 4 ब्रिक्स हैं। इनको आपने आपस में स्टैक करना है, मीन्स कि चिपकाना है। चिपकाना आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। इसके लिए कितना वर्क होगा? चिपकाने का मतलब ये होता है कि एक ईंट ये है, इसके ऊपर दूसरी ईंट रख दें, इसके ऊपर तीसरी ईंट रख दें और इसके ऊपर चौथी ईंट रख दें, ये ईंट। अब इस केस में वर्क डन कितना होगा? वो जाहिर सी बात है, आप जब हाइट यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एच होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में वर्क आपने कैसे निकालना है, या इस तरह के क्वेश्चन का वर्क कैसे होता है, ये खुद सोचिएगा। इसका खुद आपने इसको सोचना है कि इस तरह के केस में वर्क कैसे आएगा या वर्क का क्या कॉन्सेप्ट होगा, या आपने खुद इसका आंसर बताना है, खुद इसको सोच के बताना है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। अल्फा ऑप्शन कह लें 3 mgh, बीटा ऑप्शन कह लें 5 mgh, चार्ली ऑप्शन आप कह लें 7 mgh और डेल्टा ऑप्शन आप कह लें नन ऑफ दीज। ये खुद सॉल्व करें। इसका क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 ब्रिक्स हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर आपने स्टैक करना है। एक के ऊपर दूसरी रख दी, दूसरी के ऊपर तीसरी रख दी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी। तो क्या इसका वर्क होगा? चले मैं आपको इसका आंसर, मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, जब पहली ईंट आप रखेंगे तो वर्क 0 होगा। पहली ईंट का वर्क 0 है, क्योंकि वो आपसे ये कह रहा है कि स्टैक करने का, आपस में चिपकाने का वर्क। जब आप इस ईंट को इसके ऊपर रखेंगे तो वर्क होगा mgh। जब दूसरी ईंट रखोगे तो mgh प्लस mgh ही हो जाएगा 2 mgh। जब तीसरी ईंट रखोगे तो ये होगा 3 mgh। पहली ईंट का वर्क 0, दूसरी को रखा तो mgh, क्योंकि यहाँ पे जाओगे हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक डबल हो गई तो 2 mgh, और ऊपर जाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ट्रिपल हो गई तो 3 mgh। इन सबको ऐड कर लो, टोटल वर्क कैसे आएगा आपके पास? mgh प्लस 2 mgh प्लस 3 mgh। सॉल्व करो, ये आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 6 mgh हो जाएगी। तो 6 का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि mgh प्लस 2 mgh प्लस 3 mgh 6 mgh बनेगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मेट में भी आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है, या कांस्टेंट फोर्स की वजह से आप वर्क को कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसने बुक में यही बताया हुआ आपको कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर इन पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, देखिए डिस्प्लेसमेंट है। सबसे मेन रिलेशन ये है कि जब भी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया लेते हैं, कभी भी आपको कहा जाए एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी एरिया होगा, एरिया ऑफ एफडी ग्राफ, ये आपको प्रोवाइड करेगा वर्क डन। कभी भी आपको ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि उसने आपको उसमें एरिया दिया हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हो, और वो के वर्क निकालें, आप उसका सिर्फ एरिया निकालें, इसका वर्क का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक एमसीक्यू आप सॉल्व करें, इस एमसीक्यू में आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और फर्स्ट वैल्यू आप कह लें कि यहाँ से लेके इस तरह से एक डायग्राम, एक ये आपके पास और एक ये आपके पास वैल्यू 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये वैल्यू 10 है, और यहाँ पे वैल्यू, ये वाली जो आपके पास वैल्यू है ये -10 है। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ये भी मीटर। बड़ा सिंपल सा एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई, 10, 20, 30, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है। वो आपको ये कहता है कि आप इसका वर्क डन निकालें। इस तरह का पास पेपर में एग्जैक्ट ऐसा एमसीक्यू आया हुआ है। वो कैसे निकालोगे? देखो बेटे, 3 डायग्राम्स बन रही हैं। एक ये आपके पास, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका अलग एरिया निकालो, इसका अलग एरिया निकालो, इसका अलग निकालो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तीनों को ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा।
इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि बेस इंटू हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक बेस आपके पास 10 और हाइट भी आपके पास कितनी है 10। पहली फिगर का एरिया होगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस दूसरी फिगर का एरिया, देखो इस दूसरी फिगर की बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है 20 माइनस 10 कितना होगा 10, और ये जो हाइट है इसकी, क्योंकि लोअर द एक्सिस है वो -10 मीटर है, तो ये होगा आपके पास 10 इंटू -10 प्लस तीसरी जो फिगर है ये, इसकी बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है। हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। 30 माइनस 20 करोगे 10 इंटू 10। इसका मतलब इसका जो आंसर आपके पास आया वर्क इज इक्वल टू 100 माइनस 100 प्लस 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोनों कैंसिल आउट, तो वर्क का आंसर आपके पास आ जाएगा 100 जूल्स। ये इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं कि आपने एरिया देके उसे सॉल्व करना होता है कि इसका क्या राइट ऑप्शन होगा। तो ये लाजमी वर्क का ये आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअली आंसर पता होना चाहिए कि एरिया से हम वर्क को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क का क्या कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि अगर आपके पास एक वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन कैसे आप निकालेंगे। जैसे मैं सिंपली कहता हूँ, जो बुक में उसने कॉन्सेप्ट दिया है कि एक बॉडी जो है वो मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गई। आपको याद है आप उसका क्या करते थे, आप उसके छोटे छोटे पीसीस बना लेते थे, छोटे छोटे इंटरवल, जैसे इस तरह से पीसीस अप टू एन पीसीस तक। आप पहले फर्स्ट फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है। याद है ना आप बच्चों को कि जब भी बॉडी एक पॉइंट बी से ए की तरफ आती है, या आप कह लो कि ए इधर लिख लो बी इधर लिख लो, ये मैटर नहीं करता, इट्स अप टू योर चॉइस, एक्स से वाई की तरफ आती है। अगर बॉडी एक कर्व्ड पाथ में जाती है तो आपने उसके छोटे छोटे पीसीस बनाने। पीसीस क्या बनाने हैं, इंटरवल्स बना ले। पहले इंटरवल की फोर्स F1, दूसरे की F2, फिर F3 अप टू Fn तक। यहाँ तक बॉडी मूव कर रही है Fn तक। पहले का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप यहाँ पे एंगल इसका अलग थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1, ये डेल्टा D2, ये डेल्टा D3 अप टू सो ऑन। कभी भी अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे वेरिएबल मतलब कर्व्ड पाथ में जाती है तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं। तब आपको टीचर्स ने ये मेथड समझाया होगा कि आप सारे फैक्टर्स को अलग अलग ऐड करते हैं। ये आपके पास होता है Wn तक अगर आपने जाना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 अप टू ये वैल्यू Wn तक जाती है। Wn तक आप लेके जाते हैं वैल्यू। आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2 प्लस ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, Fn डेल्टा Dn और कॉस थीटा n तक ये वैल्यू जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपको कभी पेपर में आए या ऐसे क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप इसको सिंपल सिग्मा फॉर्म में इस तरह से लिखते हो, सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 Fi डेल्टा Di कॉस थीटा i। ये इसकी एक जनरल फॉर्म मैंने लिखी है कि इस तरह से आप इसको लिखते हैं। अगर आपको कभी ऐसी डायग्राम आती है जिसमें वर्क जो है वो डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि उसका वेरिएबल कर्व्ड है, मीन्स कि आपको एक एमसीक्यू अगर आए और वो इस तरह से है कि वो आपको रैंडम सी कोई डायग्राम बना देता है, इस तरह से एक बॉडी, एक आप इसका एरिया निकाल लें, मतलब किसी भी तरह की डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम बन रही हो, जैसे ये फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बेशक एरिया वेरिएबल, बेशक जो कर्व्ड है वो वेरिएबल हो, किसी भी तरह से हो, फार्मूला एक ही है। अगर तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो आपने हमेशा यही कहना है कि एरिया अंडर FD कर्व ये आपको हमेशा क्या प्रोवाइड करेगी, वर्क डन। जैसे यहाँ पे अब ट्रेपीजियम बन रही है, कई बच्चों को शायद ट्रेपीजियम का फार्मूला या ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। ट्रेपीजियम का फार्मूला या ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट क्या है या वो कैसे निकालते हैं वो भी देख लें। अगर कभी ट्रेपीजियम बन रही हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू
हाफ बेस इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। देखेंगे इसकी बेस है, ये आमने सामने वाली पैरेलल साइड्स है, इसको आप H1 कह लें और इसको आप H2 कह लें, H1 प्लस H2, ये L1 प्लस L2। अगर यहाँ पे सर्कल होता, कोई भी डायग्राम, बेशक वो वेरिएबल हो, बेशक कांस्टेंट हो, किसी भी तरह की डायग्राम है, आपने हमेशा उसका FD ग्राफ का जब आपने एरिया लेना है तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। जैसे इस केस में भी मैं उसका एरिया ही लूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो वर्क डन आएगी। तो ये मेथड भी, अगर यहाँ पे सर्कल होता तो सर्कल का जो एरिया है वो आपने यूज़ करना था पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता। तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें वो बुक में आपको एक डायग्राम बना के देता है। जैसे मैं अगर सिंपल सी ये डायग्राम बनाता हूँ, वो यहाँ पे आपको इसको वो पाथ 1 बनाता है, इसको वो पार्ट 2 बनाता है, और यहाँ पे वेट हैंग किया हुआ है, ये पाथ 3 है आपके पास। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट है आपके पास वो h होती है, टोटल हाइट। अब ये ना सारे के सारे, ये भी पाथ 1, यहाँ पे आपके पास पार्ट 2, ये भी पार्ट 2। अब वो बुक में ना आपको प्रूफ करके दिखाता है कि वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड, कि वर्क डन जो है वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमेशा पाथ के इंडिपेंडेंट होती है। जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क निकालते हैं तो हमेशा वो पाथ के इंडिपेंडेंट आते हैं, उसमें पाथ का लेना देना कुछ भी नहीं होता। अब देखो इसमें सारे MCQ, आपको टीचर्स यही कहते थे कि बेटे आप A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इसको आप A कह लें, इसको B कह लें, इसको आप C कह लें, इसको आप D कह लें। टीचर्स आपको कहते थे कि अगर आप A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो एक रास्ता ये है, पहले आप A से C की तरफ जाएं, फिर आप C से B की तरफ जाएं। एक ये है कि आप A से D की तरफ जाएं, फिर आप D से B की तरफ जाएं। या एक रास्ता ये है कि डायरेक्ट आप A से किसकी तरफ चले जाएं, B की तरफ। तो आपको वो टीचर्स ये बताते थे कि हमेशा पाथ 1 का वर्क डन, जो भी पाथ 1 का है वर्क डन, वो इक्वल होगा पाथ 2 के वर्क डन के, और वो इक्वल होगा पाथ 3 के वर्क डन के। सबका जो वर्क डन है तीनों पाथ का वो इक्वल होगा। ये आपको टीचर्स प्रूफ करवाते थे। हमने यहाँ पे एंट्री टेस्ट में प्रूफ तो नहीं करना, लेकिन देखिए यहाँ पे सारे MCQ हैं। अगर मैं कहता हूँ AB, जब आप बॉडी अपवर्ड जा रही है, देखो अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है AB, लेकिन आपको वो कोई डायग्राम बना के दे दे और बॉडी अपवर्ड जा रही हो, वो के वर्क कितना होगा। जब आप अपवर्ड जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, AB का मतलब है कि आप अपवर्ड जा रहे हैं ऐसे, और ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। ये आपकी वेलोसिटी है और ये ग्रेविटी है डाउनवर्ड। अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो इस केस में वर्क आप किस तरह से निकालेंगे। वर्क का फार्मूला आपके पास यही होगा, FD cos थीटा। इसका मतलब आप अपवर्ड जा रहे हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। जब आप 180 डिग्री यूज़ करेंगे तो A से B तक वर्क आपके पास आएगा FD cos 180, और cos 180 डिग्री पे उसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है। यहाँ से हमें पता चला कि AB का जो वर्क है ये -FD के इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा MCQ बना लें कि इसी डायग्राम के मुताबिक अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, क्योंकि अब देखो कि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और बॉडी की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। अब बताओ अब वर्क डन क्या होगा। ये सारी तो MCQ में देखें, अगर बॉडी भी डाउनवर्ड आ रही है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो इस केस में वर्क आप निकालोगे, ये आपके पास होगा FD cos थीटा। लेकिन इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रही है। जब बॉडी ग्रेविटी की डायरेक्शन में आती है तो एंगल 0 होता है। ये आ जाएगा W = FD cos 0। इसका मतलब ये आपके पास होगा W = FD
एफ जो है वो एम जी के इक्वल होता है और डी का मतलब यहाँ पे एच है, तो वर्क एम जी एच के इक्वल आएगा, लेकिन इस केस में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप सारे केसेस देख सकते हैं। इस तरह परपेंडिकुलर का केस कि अगर वेलोसिटी और उसमें एंगल 90 डिग्री है, जैसे आप ये देखें कि जब हम यहाँ से मूव, अगर मैं ए और सी का वॉक लेता हूँ तो ए और सी के वॉक के केस में, जैसे इस डायग्राम में जो ए और सी का वॉक है वो ये है कि ग्रेविटी में और बॉडी की मोशन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अंदर अगर आप 90 डिग्री यूज़ करेंगे तो 90 डिग्री पे जो वॉक है उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ये सारे के सारे तो एमसीक्यू हैं जो आप लोग बार बार पढ़ते हैं, जो आपने बार बार पढ़े हैं, मतलब इसका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड आप इस डायग्राम को याद रखें। अगर आपको कोई डायग्राम बना के वॉक निकालने को कहे तो आपने बॉडी की मूवमेंट से देखना है, बॉडी अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड आ रही है, कहाँ पे बॉडी, उसके मुताबिक आप वॉक की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर। पावर क्या होती है या पावर से रिलेटेड क्या चीज़ें आती हैं। पावर का जनरल फार्मूला आपके पास होता है डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जितना भी वर्क का रेट होता है वो पावर होती है। जितना ज़्यादा वर्क का रेट होता जाएगा वो उसकी पावर होगी। इसका मतलब पावर के फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई टी। ये भी पावर का फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है। पावर का जो यूनिट है वो आप सब बच्चों को पता है, वो वॉट होता है और 1 वॉट इक्वल आएगा जूल पर सेकेंड के। ये वॉट का फार्मूला। अगर मैं रिलेशन बिटवीन पावर और वेलोसिटी की बात करता हूं, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, पावर एंड फोर्स कह लें, पावर एंड वेलोसिटी कह लें, क्योंकि दोनों चीज़ें मर्ज होती हैं उसमें। अगर पावर और वेलोसिटी या फोर्स के रिलेशन को डिस्कस किया जाए तो पावर का रिलेशन बेटे आप सब बच्चों ने ड्राइव किया है, वो होता है एफ डॉट वी। ये पावर का एक रिलेशन है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। जब आप डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे ये आपके पास आएगा एफ वी कॉस थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्स जो है वो एम जी के इक्वल होती है, वी एज इट इज़ रहेगा कॉस थीटा। देखिए फार्मूला एक ही है, फार्मूला एक ही है। जनरल फार्मूला एफ डॉट वी था, तो हमने उसी को थोड़ा सा चेंज किया तो एफ वी कॉस थीटा आ गया और एफ की जगह मैंने एम जी लगा दिया और वी कॉस थीटा आ गया। मतलब आप पावर को इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, पावर इस तरह भी लिखी जाती है। उसके बाद लास्ट में आप ये देख लें कि अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि किस एंगल के ऊपर पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी, अगर यहाँ पे ये डिस्कस किया जाए तो आप, अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, सपोज 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो बच्चे कई दफ़ा ये सोचते हैं कि पावर के फार्मूले में तो एंगल आ नहीं रहा। देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यही फार्मूला P इज इक्वल टू एम जी वी कॉस थीटा। अगर आप थीटा की जगह 60 डिग्री लगाएंगे तो पावर जो है ये एम जी वी कॉस 60 पे 1/2 आएगी। तो पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी कितने एंगल के ऊपर, अगर एंगल थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60 डिग्री। तो ये पावर से रिलेटेड भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, पावर का फार्मूला पता होना चाहिए, पावर की वेरिएशंस पता होनी चाहिए, जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें लास्ट में आपको एक रोटेशनल पावर भी होती है, शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं। एक रोटेशनल पावर भी होती है जो कि एंगुलर या सर्कुलर मोशन में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रोटेशनल पावर का फार्मूला जो है वो टॉर्क डॉट ओमेगा होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो जनरल फार्मूला था ना एफ डॉट वी, तो एफ की जगह टॉर्क आ गया और वी की जगह ओमेगा आ गया। तो रोटेशनल पावर जो है उसका फार्मूला भी होता है टॉर्क डॉट ओमेगा। तो बेटे ये आज का लेक्चर था जो हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को भी डिस्कस किया, वो भी पूरा उसको प्रॉपरली उसके शॉर्टकट फार्मूलाज भी देखे, चैप्टर 4 को डिस्कस किया और चैप्टर 4 में वर्क को डिस्कस किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस किया, एरिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स और पावर तक हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और साथ हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, जितना मैक्सिमम डिस्कस हो सकेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन इसके मैक्सिमम एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लेने हैं।
जो पास पेपर में एमसीक्यूज पहले आ चुके हैं वो आप मैक्सिमम सॉल्व कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, आपको पता हो कि किसी भी तरह से आए। कभी भी ये नहीं समझना कि जो एमसीक्यू करा दी ये पेपर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिस है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।